तो देखिए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अबाउट क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो हम जानते क्या हैं कि अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो वो बेंड करती है टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड करती है। वहीं अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम है ये, से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो बेंड करती है कहाँ पर? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? आज का जो टॉपिक वो है वो क्या है? अबाउट क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये क्या है, ये नीचे का मीडियम जो है वो आपका डेंसर मीडियम है, जो नीचे मीडियम है वो आपका क्या है? डेंसर मीडियम है, और ऊपर का जो मीडियम है वो आपका क्या है? रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम का मतलब एयर, हम जैसे कि एयर कह सकते हैं, वो क्या है? रेयर मीडियम है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो बेंड करती है कहाँ? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मान लीजिए कि एक लाइट आई यहाँ पर और यहाँ पर हमने नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल आपका है। तो अगर लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होती है? बेंड करती है कहाँ पर? टूवर्ड द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल है, इससे क्या हो जाएगी? दूर बेंड कर जाएगी, इस तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगी। मान लीजिए कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई था और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर था। फिर हमने क्या किया? फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को अब क्या किया? फिर बढ़ा दिया। तो जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया तो ये क्या हुआ? हमने देखा कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। यानी जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते गए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से अवे दूर भागता हुआ जाएगा। यानी अगर कोई लाइट डेंसर से, हमने क्या बताया कि अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर कोई इंसिडेंट लाइट यहाँ पर आई तो वो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी इंसिडेंट एंगल यहाँ पर, यानी जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना एंगल रिफ्लेक्टेड होगा। फिर हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया तो हमने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ा। फिर जब हमने ऐसा करते करते क्या किया कि जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना बढ़ा दिया कि वो क्या करने लगा? वो सरफेस को टच करने लगा, और वहाँ पर वो क्या किया? ये मान लीजिए नॉर्मल है, अब हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दिया। अब ऐसा कंडीशन एराइज हुआ कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू जब हो 90 डिग्री के बराबर हो गई तो इसी का नाम होता है क्या? क्रिटिकल एंगल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू सी हो जाए, यानी जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है इसका नाम होता है ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या नाम होता है बच्चा? ग्रेजिंग इमरजेंस। यानी जब रिफ्लेक्टेड एंगल आपका 90 डिग्री बन जाता है तो उसका नाम होता है ग्रेजिंग इमरजेंस, इमरजेंस। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल का कंडीशन होता है कि अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो वहाँ पर अगर रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए या जहाँ पर ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए तो उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल तब होती है 90 डिग्री पर। तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है क्रिटिकल एंगल, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। ये भी तो हम कह सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गई। हम यहाँ पर आपको यह बता रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बराबर है। तो ऐसा कंडीशन हो गया कि जब रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, यानी हम यह कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। इतना एंगल हमने बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना बढ़ा दिया कि रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। और वो जो कंडीशन होती है जब आपकी रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है उस कंडीशन को नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू सी के बराबर हो जाती है तो उसका नाम होता है क्या? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसको इधर लिख लेते हैं, गंदा लग रहा है ये। क्या हो गया ये? क्रिटिकल एंगल। फिर हमने क्या किया? फिर यहाँ पर हमने एक सरफेस बनाया। फिर हमने क्या किया? यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाया, 90 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ा दिया। और ये मान लीजिए आपका क्या है? नॉर्मल है।
तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा दिए, यानी क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा आप इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये जहाँ से था वहीं से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, यानी अब यहाँ पर ये चला जाएगा, यानी डेंसर मीडियम में ही आ गया। ये आपका डेंसर मीडियम था और ये रेरर मीडियम था। तो हमने देखिए क्या किया, शुरुआत में फिर से आपको एक बता देते हैं कि हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि अगर कोई लाइट डेंसर से रेरर मीडियम जाती है तो बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हम सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बढ़ा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बढ़ा, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना बढ़ा दिया कि रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो उसका नाम होता है क्रिटिकल एंगल, यानी ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया कि रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो द कंडीशन अराइव व्हेन रिफ्लेक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री, दिस कंडीशन एंड दिस एंगल विल बी नोन एज क्रिटिकल एंगल। नाउ अब हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को 90 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी क्रिटिकल एंगल से जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ा देते हैं तो वहां पर कंडीशन हो जाती है किसकी, TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये देखिए इंसिडेंट रे ये है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से देखिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा, नॉर्मल की तरफ होते हैं ये देखिए। तो अब ये कंडीशन हो गया क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू जब 90 डिग्री से भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ जाती है तो उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए, और आपकी जो रे होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल होनी चाहिए, तो जो रे होनी चाहिए वो ट्रेवल करनी चाहिए, रेज जो होनी चाहिए वो ट्रेवल करनी चाहिए आपकी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसके लिए दो कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। पहला कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए, और आपकी जो रे होनी चाहिए वो डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। अब देखिए, तो हम यहां पर अब ये क्या कह सकते हैं कि देखिए हमने क्या किया, क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको 3 क्वेश्चन आपको देखो बताता हूं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू लेस देन क्रिटिकल एंगल होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है। वहीं दूसरी कंडीशन हमने लिया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस नाम दे देते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस, रिफ्लेक्शन होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखिए, अब आपको कैलकुलेशन पूछता है कि क्रिटिकल एंगल का हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, हम क्रिटिकल एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, यानी इस वीडियो में हम कैलकुलेशन सीखेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में। यानी क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम ग्रेजिंग इमरजेंस का जो कंडीशन था उसी को अप्लाई करते हैं। तो ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए कंडीशन क्या थी कि आपकी एक सरफेस था, एक आपका डेंसर मीडियम था और एक रेरर मीडियम था। और ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होना चाहिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है ना। तो इस कंडीशन का नाम दे देते हैं हम ग्रेजिंग इमरजेंस। यानी यहाँ से रे आई आपकी और यहाँ से 90 डिग्री पर ये पलट गई, तो इस कंडीशन का नाम होता है ग्रेजिंग इमरजेंस। तो देखिए, मान लीजिए कि रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, U1 है, और डेंसर मीडियम का U2 है। तो उसने अगर हम स्नेल्स लॉ इस पे अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ हमको क्या बताता है कि रेशियो ऑफ, देखिए स्नेल्स लॉ हमको क्या बताता है कि μ1 इंटू एंगल ऑफ, मतलब μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही बताता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दैट मीडियम ऑफ साइन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दैट मीडियम ऑफ साइन। यानी जैसे कि आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इस पर अप्लाई करें तो μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट लिख सकते हैं इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए। तो यहाँ से हम यह लिख सकते हैं कि μ1 इंटू साइन ऑफ C इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन R की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो साइन R की जगह हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपकी साइन C की वैल्यू क्या आ गई, साइन C की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर ये देखिए, इसको μ2 हमने माना है ना, ये μ1 है, μ1 अपॉन μ2 आ गई, μ1 अपॉन μ2। जनरली μ1 जो होता है वो उसको रेरर मीडियम हम कहते हैं और μ2 को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। यानी μ1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा छोटी होती है एज कंपेरेटिव μ2। तो अगर आपका अगर ये क्या है, μ1 आपका रेरर मीडियम हो गया, तो उस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू यानी साइन C की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/μ। तो यही है आपका क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन, साइन C इज इक्वल टू 1/μ। जनरली केस में यही मिलता है आपका क्वेश्चन। अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता तो ये यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाती, क्योंकि हमने यहाँ पर μ1 को रेरर मीडियम या एयर माना है, इस कारण से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 की वैल्यू हो गई 1 और ये μ2 आपका वैसे ही वैसे रहा। μ2 को हमने डेंसर मीडियम माना है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी μ2 को हमने किसके इक्वल टू माना, μ को, और μ1 की वैल्यू हो गई 1 की, क्योंकि ये एयर है। मान लीजिए ये आपकी एयर है और ये आपका कोई मीडियम है, तो उस कंडीशन में अगर μ1 रेरर मीडियम है तो μ1 की जगह हो जाता है 1 और μ2 की जगह μ हो जाता है। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।